इस गहरी चर्चा में एक बहुत ही उत्साही स्वागत है। आज का जो हमारा विश्लेषण है ना, मतलब ये एक ऐसी दुनिया के बारे में है जो हमारी स्क्रीन्स के ठीक पीछे चल रही है। और सच कहूं तो ज्यादातर लोग इससे बिल्कुल अनजान रहते हैं। हाँ, वो डिजिटल फुटप्रिंट्स वाली बात। बिल्कुल वही, हम डिजिटल फोरेंसिक्स की बात कर रहे हैं। आज हम जिन सोर्सेज का गहरा विश्लेषण कर रहे हैं, उनमें 4 अलग-अलग इन डेप्थ यूट्यूब ट्यूटोरियल शामिल है। और ये ट्यूटोरियल्स ऑटोप्सी नाम के एक बेहद पावरफुल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर आधारित है। सही कहा। और उसके साथ एक बहुत ही डिटेल्ड आर्टिकल भी है जिसका नाम है अनमास्किंग साइबर क्राइम, अ गाइड टू डिजिटल फॉरेंसिक्स विद ऑटोप्सी। हाँ, एग्जैक्टली तो इन सबको मिलाकर एक बहुत ही क्लियर पिक्चर बनती है। हमारा मुख्य उद्देश्य आज ये समझना है कि साइबर क्राइम की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में डिजिटल इन्वेस्टिगेटर्स आखिर किस तरह डिलीट किए गए डेटा या छुपे हुए सबूतों को निकालते हैं। और उन डिजिटल फुटप्रिंट्स को भी जिन्हें क्रिमिनल सोचते हैं कि उन्होंने हमेशा के लिए मिटा दिया है। वही तो। चलिए इसको समझते हैं कि ये जादू आखिर होता कैसे है। यहाँ जो बात हैरान करने वाली है वो ये है कि आज के दौर में डेटा ही नई करेंसी बन चुका है। हम इंटरनेट पर या अपने डिवाइसेस पर जो भी करते हैं ना, हमारा हर एक डिजिटल कदम एक निशान छोड़ता है। एक ऐसा निशान जिसे मिटा पाना लगभग नामुमकिन ही है। बिल्कुल नामुमकिन है। जब हम साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं, चाहे वो आइडेंटिटी थेफ्ट हो या कॉर्पोरेट एस्पियोनाज, तो वहाँ डिजिटल फोरेंसिक्स सिर्फ डेटा रिकवरी तक सीमित नहीं रहता है। वो एक पूरी फोरेंसिक साइंस बन जाती है, राइट? हाँ, ये एक ऐसी साइंस है जहाँ डेटा को एक्वायर करना, उसको मैथमेटिकली वेरीफाई करना और उसका इस तरह विश्लेषण करना शामिल होता है कि उसे कोर्ट ऑफ लॉ में एक ठोस सबूत के तौर पे पेश किया जा सके। बिल्कुल। और यहीं पर ऑटोप्सी जैसा टूल एक गेम चेंजर बन जाता है। अगर मैं सही समझ रही हूँ तो बेसिस टेक्नोलॉजी ने इस ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है। हाँ, बेसिस टेक्नोलॉजी का ही है। ये डिजिटल क्राइम सीन्स पर किसी भी इन्वेस्टिगेटर का सबसे बड़ा हथियार होता है। लेकिन जो चीज़ मुझे इन ट्यूटोरियल्स में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल लगी, वो ये थी कि इन्वेस्टिगेशन कभी भी ओरिजिनल हार्डवेयर पर डायरेक्टली शुरू नहीं होती। मतलब वहाँ एक स्ट्रिक्ट रूल फॉलो होता है। सही पकड़ा आपने। फॉरेंसिक साइंस का एक गोल्डन रूल है जिसे सब फॉलो करते हैं। आप ओरिजिनल एविडेंस जैसे सस्पेक्ट की ओरिजिनल सी ड्राइव पर कभी बूट या एनालिसिस नहीं करते। पर क्यों? मतलब आम लोग तो यही सोचेंगे कि ओरिजिनल ड्राइव कनेक्ट करो और फाइल्स चेक कर लो। अगर एक इन्वेस्टिगेटर डायरेक्ट ओरिजिनल ड्राइव को माउंट करके फाइल्स चेक करने लगे, तो बैकग्राउंड में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो तुरंत नए फाइल्स क्रिएट कर देगा। पहले इसी पॉइंट पर अटैक करेगा। वो कहेंगे कि एविडेंस चेन ऑफ कस्टडी ब्रेक हो गई है और सबूत तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? वो लोग डेटा को एनालाइज कैसे करते हैं बिना उसको टच किए? इसलिए हमेशा एक बिट बाय बिट इमेज बनाई जाती है। और ध्यान रहे, ये सिर्फ फाइल्स का नॉर्मल कॉपी पेस्ट नहीं है। तो एक क्लोन बनाते हैं वो लोग। हाँ, एक एग्जैक्ट क्लोन। इस बिट बाय बिट इमेज में ड्राइव की खाली जगह यानी अनएलोकेटेड स्पेस, स्लैक स्पेस और हिडन पार्टीशंस सब कुछ एग्जैक्ट फॉर्मेट में कॉपी हो जाता है। ऑटोप्सी इसी रीड ओनली फोरेंसिक इमेज का इस्तेमाल करके अपना पूरा एनालिसिस करता है। मैं एक ट्यूटोरियल देख रही थी, उसमें इस डेटा सेपरेशन और आइसोलेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है। वहाँ इन्वेस्टिगेटर अपने फोरेंसिक वर्कस्टेशन की सी ड्राइव पर मेरा मतलब है कि वो कभी भी सस्पेक्ट का डेटा या ऑटोप्सी का केस डेटा वहाँ सेव नहीं करता। वही तो आइसोलेशन का मेन पॉइंट है। हाँ, उसके बजाय उन्होंने एक कंप्लीटली आइसोलेटेड ड्राइव यूज की, जैसे कि डब्ल्यू ड्राइव, जिसे एक्सक्लूसिवली सिर्फ केस फाइल्स के लिए असाइन किया गया था। ये एक बहुत ही लॉजिकल अप्रोच लगी मुझे। बिल्कुल लॉजिकल है। अगर फोरेंसिक वर्कस्टेशन का अपना ओएस डेटा और सस्पेक्ट का डेटा आपस में मिक्स हो जाए, तो क्रॉस कंटामिनेशन का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। ये आइसोलेशन प्रोफेशनल डिजिटल फोरेंसिक्स की एकदम फाउंडेशन है। हर एक फाइल, हर एक इमेज को अलग और सुरक्षित रखना जरूरी है। पर इस सुरक्षा को वेरीफाई कैसे करते कि डेटा में कोई बदलाव नहीं आया है? वहां पर हैश वैल्यूज का कॉन्सेप्ट आता है। जब भी ओरिजिनल ड्राइव की इमेज बनाई जाती है, तो हैशिंग एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे MD5 या SHA-256, राइट? मैं पढ़ रही थी इनके बारे में। हाँ, वही। इन एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करके उस पूरी ड्राइव का एक क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर जनरेट किया जाता है। ये एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग होती है, एक तरह से डेटा का डिजिटल फिंगरप्रिंट कह लीजिए। और मज़ेदार बात यह है कि जब उस इमेज को ऑटोप्सी में लोड किया जाता है, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसकी हैश वैल्यू को दोबारा कैलकुलेट करता है।
ताकि पुराने हैश के साथ उसे मैच किया जा सके। सही। अगर दोनों वैल्यूज में एक बिट का भी डिफरेंस आता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि डेटा के साथ छेड़छाड़ हुई है या डेटा ट्रांसफर में कोई करप्शन हुआ है। एग्जैक्टली एक बिट का डिफरेंस भी पूरे हैश को बदल देता है। लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में आई, अगर हैशिंग इतनी ही एक्यूरेट है तो टेराबाइट्स के डेटा को हैश करने में जो प्रोसेसिंग टाइम लगता है, क्या वो रैपिड इन्वेस्टिगेशंस को स्लो डाउन नहीं करता? ये एक बहुत ही वैलिड कंसर्न है। टेराबाइट्स के डेटा को SHA-256 जैसे कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम से हैश करने में सच में घंटों लग सकते हैं। तो फिर इन्वेस्टिगेटर्स इस डिले को कैसे मैनेज करते हैं? बात मैनेज करने की नहीं है। फॉरेंसिक इंटेग्रिटी की कीमत पर स्पीड को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। कोर्ट रूम में यह साबित करने के लिए कि इन्वेस्टिगेशन के पहले दिन जो डेटा था वही डेटा आखिरी दिन भी है, ये हैश वैल्यूज ही उनकी सबसे बड़ी ढाल होती हैं। अच्छा, इसलिए वो लोग इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं? हाँ, डिफेंस अटर्नीज हमेशा टेक्निकलिटीज पर सवाल उठाते हैं और एक परफेक्ट हैश मैच उनके हर आर्ग्यूमेंट को पूरी तरह से नलिफाई कर देता है। सी में लोड और वेरीफाई हो जाती है तो असली इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, और वो होती है इंजेस्ट मॉड्यूल्स के जरिए। हाँ, इंजेस्ट मॉड्यूल्स बेसिकली ऑटोमेटेड बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं। आप इन्हें कॉन्फ़िगर कर देते हैं और ये उस डिस्क इमेज के अंदर डाइव करके वेब हिस्ट्री, रजिस्ट्री हाइव्स, रिसेंटली ओपन किए गए डॉक्यूमेंट्स और जो यूएसबी डिवाइसेस कनेक्ट किए गए थे उनके आर्टिफैक्ट्स को एक्सट्रैक्ट करने लगते हैं। इंजेस्ट मॉड्यूल्स का आर्किटेक्चर एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन के फ्लो को बहुत ऑप्टिमाइज कर देता है। इन्हीं मॉड्यूल्स में से एक है एक्सटेंशन मिसमैच डिटेक्टर, जो टेक्निकली देखा जाए तो बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से काम करता है। वो कैसे? मतलब ये डिटेक्टर करता क्या है एग्जैक्टली? देखिए, क्रिमिनल्स अक्सर सिंपल ऑब्फ्यूस्केशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे किसी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन चेंज कर देना ताकि वो हाइड हो जाए, उसे रीनेम करके .jpg कर दिया ताकि सुपरफिशियली वो एक आम इमेज फाइल लगे। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक्सटेंशन पे रिलाई करता है ना, तो वो तो उसे इमेज ही मानेगा। आम ओएस, हाँ, लेकिन ऑटोप्सी डायरेक्टली फाइल के हेडर को चेक करता है। एक्सटेंशन मिसमैच डिटेक्टर फाइल के मेम टाइप या मैजिक नंबर्स को पढ़ता है। अच्छा, तो जब ऑटोप्सी हेक्स व्यूअर में देखता है कि मेम टाइप एप्लीकेशन XHWP है लेकिन एक्सटेंशन .jpg है तो वो पकड़ लेता है। हाँ, वो उस फाइल को तुरंत फ्लैग कर देता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन क्या होगा अगर क्रिमिनल थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड हो? मेरा मतलब है, अगर उसने फाइल के हेक्स हेडर को ही आगे से ऑल्टर कर दिया हो तो? अगर फाइल का हेडर एक्सप्लिसिटली डिस्ट्रॉय या ऑल्टर कर दिया गया है तो हाँ, बेसिक मिसमैच डिटेक्टर्स वहां फेल हो सकते हैं। लेकिन वहीं पर डीप कार्विंग टेक्निक्स काम आती हैं। फाइल कार्विंग, हाँ, मैंने सोर्स मटेरियल में पढ़ा था इसके बारे में। यहाँ पर ऑटोप्सी का फोटोरेक कावा मॉड्यूल रोल में आता है ना? सही कहा। जब हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो फाइल सिस्टम सिर्फ उसके पॉइंटर को रिमूव करता है और उस स्पेस को अनएलोकेटेड मार्क कर देता है। डेटा वहीं रहता है। तो फोटोरेक कावर उस अनएलोकेटेड स्पेस में जाता है? हाँ, और ये फाइल सिस्टम मेटाडेटा पर डिपेंड नहीं करता। ये सीधे रॉ डिस्क डेटा में स्कैन करता है और नोन फाइल सिग्नेचर्स यानी हेडर्स और फुटर्स को आइडेंटिफाई करके डेटा फ्रैगमेंट्स को वापस एक कंप्लीट फाइल में रिकंस्ट्रक्ट करता है। वो फाइल कार्विंग का प्रोसेस अपने आप में डेटा रिकवरी का एक मास्टर क्लास है सच में। और इसके साथ ही मटेरियल्स में OCR का भी जिक्र था, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। OCR एक बहुत ही पावरफुल टूल है, खासकर आजकल के केसेस में। हाँ, क्योंकि अगर किसी सस्पेक्ट ने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को टेक्स्ट फाइल की जगह एक इमेज के अंदर स्क्रीनशॉट लेकर सेव किया है तो नॉर्मल कीवर्ड सर्चेस तो उसे पकड़ ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल नहीं पकड़ पाएंगे। वहां OCR मॉड्यूल उन तस्वीरों को स्कैन करके उनके अंदर के एम्बेडेड टेक्स्ट को मशीन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, जिसके बाद वो सारा टेक्स्ट ग्लोबली सर्चेबल हो जाता है। ये तो सच में बहुत स्मार्ट तरीका है। और इन सभी मॉड्यूल्स की पावर को कई गुना बढ़ा देता है उनका सेंट्रल रिपोजिटरी मॉड्यूल। फोरेंसिक वर्कफ्लोज में ये एकदम क्रिटिकल डेटाबेस की तरह एक्ट करता है। मैं इसके बारे में सोच ही रही थी, ये क्रॉस केस एनालिसिस में काम आता है ना? हाँ, मान लीजिए किसी इन्वेस्टिगेटर ने एक नेटवर्क इंट्रूजन टेस्ट में एक स्पेसिफिक मालवेयर फाइल को एनालाइज किया और उसे नोटेबल टैग कर दिया। नोटेबल यानी सस्पिशियस। अच्छा, तो उसे सिस्टम ने याद कर लिया? एग्जैक्टली। फिर कुछ महीनों बाद जब वो किसी बिल्कुल अलग केस की ड्राइव को ऑटोप्सी में लोड करते हैं तो सेंट्रल रिपोजिटरी बैकग्राउंड में नई ड्राइव के सभी हैश वैल्यूज को अपने पास डेटाबेस से क्रॉस रेफरेंस करती है। तो अगर वही नोटेबल मालवेयर फाइल नए केस में भी मिल जाती है बिल्कुल, तो सिस्टम तुरंत अलर्ट जनरेट कर देगा। तुरंत।
पॉपअप आ जाए है कि ये फाइल पिछले इन्वेस्टिगेशन में भी थी। ये कोरिलेशन कैपेबिलिटीज तो इन्वेस्टिगेटर्स को अलग-अलग केसेस और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रिंग्स के बीच कनेक्शंस एस्टैब्लिश करने में बहुत बड़ी मदद करती होंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले केसेस के सेंसिटिव डेटा को नए केस में एक्सपोज किए बना ये सब होता है, क्योंकि मैक सिर्फ क्रिप्टोग्राफिक हैश के बेसिस पर होता है। ये तो हुई हार्ड ड्राइव्स और कंप्यूटर्स की बात, हम्म। लेकिन इन्वेस्टिगेशन का एक बड़ा हिस्सा अब स्मार्टफोन्स की तरफ शिफ्ट हो चुका है ना? मटेरियल्स में एक ट्यूटोरियल एंड्रॉयड डिवाइसेस के विश्लेषण पर ही सेंटर्ड था। हाँ, जहां उन्होंने एक पुराने HTC वाइल्डफायर फोन की फोरेंसिक इमेज का एनालिसिस किया था। एंड्रॉयड इकोसिस्टम में डेटा का स्टोरेज स्ट्रक्चर विंडोज या मैक से तो बिल्कुल ही अलग होता होगा। बिल्कुल अलग होता है। मोबाइल फोरेंसिक्स अपने आप में एक अलग बीस्ट है। एंड्रॉयड आर्किटेक्चर्स रिलाई हेविली ऑन SQLi डेटाबेसेस। एप्स हो गए, सिस्टम सेटिंग्स, कॉल लॉग्स और मैसेजेस, ये सब स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस फाइल्स में स्टोर होते हैं। पेन को पढ़ते कैसे हैं? ट्यूटोरियल में क्लियर किया गया है कि ऑटोप्सी हालांकि इमेज को पार्स कर लेता है, लेकिन इन्वेस्टिगेटर को कई बार इन स्पेसिफिक .db फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। सही कहा। एक्सट्रैक्ट करके एक डेडिकेटेड टूल जैसे DB ब्राउजर फॉर SQLite में ओपन करना पड़ता है, तभी वो टेबल्स और रिलेशनल डेटा को नेटिवली समझ पाते हैं। जैसे कि वो contacts2.db या MMSMS.db फाइल्स थीं, इन्हें DB ब्राउजर में खोलते ही पूरा का पूरा स्कीमा दिख जाता है। हाँ, वहाँ क्लियर रोज और कॉलम्स होते हैं। इन्वेस्टिगेटर आसानी से देख सकता है कि फोन के साथ कौन-कौन से अकाउंट सिंक्ड थे, क्या सर्च हिस्ट्री थी और मैसेजेस की पूरी चेन क्या थी। लेकिन एक ट्विस्ट है यहाँ पर। जब हम इन डेटाबेसेस के अंदर के रॉ डेटा को देखते हैं, तो वहाँ टाइम स्टैम्प्स नॉर्मल डेट्स की तरह नहीं लिखे होते। वही तो, वहां बस एक लंबा सा इंटीजर वैल्यू होता है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? ये एक बहुत ही क्रूशियल टेक्निकल डिटेल है जिसे ईपॉक टाइम कहते हैं। कंप्यूटर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स समय को हमारी तरह DDMMYY फॉर्मेट में स्टोर नहीं करते। तो वो यूनिक्स टाइम यूज करते हैं, राइट? हाँ, वो यूनिक्स ईपॉक टाइम का इस्तेमाल करते हैं। ये एसेंशियली 1 जनवरी 1970 से लेकर अब तक बीते हुए सेकंड्स या मिली सेकंड्स की टोटल काउंट होती है। ऐसा क्यों? नॉर्मल डेट क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि डेटाबेस क्वेरीज को फास्ट एग्जीक्यूट करने के लिए इंटीजर्स को स्टोर करना और उन्हें कैलकुलेट करना टेक्स्ट स्ट्रिंग से कहीं ज्यादा एफिशिएंट होता है। अच्छा, इसलिए इन्वेस्टिगेटर्स को इस रॉ इंटीजर को ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। ट्यूटोरियल में इन्वेस्टिगेटर ने एक ईपॉक कन्वर्टर का इस्तेमाल किया था। हाँ, उन्होंने एक मैसेज टेबल से एक 13 डिजिट कोड को कन्वर्ट किया था। और जब कन्वर्ट किया तो वो ठीक 10 मार्च 2013 सुबह 9:31 का टाइम स्टैम्प निकला। लेकिन इस कन्वर्जन प्रोसेस में टाइम जोन ऑफसेट्स का ध्यान रखना कितना बड़ा चैलेंज होता है? बहुत बड़ा। क्योंकि अगर ईपॉक टाइम UTC में है और क्राइम लोकल टाइम जोन में हुआ है तो पूरी टाइमलाइन मिसमैच हो सकती है ना? टाइम जोन ऑफसेट्स एक्चुअली फॉरेंसिक टाइमलाइंस के सबसे बड़े ट्रैप होते हैं। अगर इन्वेस्टिगेटर UTC और डिवाइस के लोकल ऑफसेट को कोरिलेट नहीं करता, तो डिफेंस इस डिस्क्रिपेंसी का पूरा फायदा उठाएगी और वो बोल देंगे कि टाइमलाइन ही इनवैलिड है। एग्जैक्टली। इसीलिए डिवाइस के कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स से उस वक्त का एग्जैक्ट टाइम जोन आइडेंटिफाई करना लाजमी होता है। और टाइमलाइन से भी ज्यादा क्रिटिकल एविडेंस तब सामने आता है जब हम लोकेशन आर्टिफैक्ट्स की बात करते हैं। लोकेशन ट्रैकिंग। हाँ, SQLite डेटाबेसेस में GPS बुकमार्क्स जैसी फाइल्स भी मिलती हैं। ट्यूटोरियल में इसका एक बहुत ही स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल दिया गया था। इन्वेस्टिगेटर्स को उस एंड्रॉयड इमेज के अंदर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स मिले थे, जैसे कि 53.827 और -1.593। और जब इन कोऑर्डिनेट्स को उन्होंने सिंपली गूगल मैप्स में इनपुट किया तो क्या हुआ? फिजिकल वर्ल्ड की लोकेशंस मैप पर तुरंत प्लॉट हो गई। वो बहुत ही शॉकिंग था। एक लोकेशन वेस्ट यॉर्कशायर के रेलन स्ट्रीट पर एक घर की थी और दूसरी लोकेशन किसी क्रिस्पी क्रीम शॉप की थी। सोचिए, ये डेटा पॉइंट्स किसी सस्पेक्ट के फिजिकल मूवमेंट्स को ट्रैक करने के लिए इररिफ्यूटेबल प्रूफ बन जाते हैं। लोकेशन आर्टिफैक्ट्स न सिर्फ सस्पेक्ट की प्रेजेंस कंफर्म करते हैं, बल्कि उनकी हैबिट्स और पैटर्न्स भी रिवील कर देते हैं। और अगर हम सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें, तो मोबाइल डिवाइसेस अक्सर इस मामले में सरप्राइजिंगली वल्नरेबल होते हैं। ट्यूटोरियल का वो हिस्सा सच में आंखें खोल देने वाला था, जहां उन्होंने settings.db फाइल का एनालिसिस किया था। हाँ, वहाँ कॉन्फ़िगरेशन फाइल में लॉक पैटर्न ऑटो लॉक की वैल्यू मैन्युअली चेक की जा सकती है।
अगर वैल्यू 0 है तो इन्वेस्टिगेटर को इंस्टेंटली पता चल जाता है कि डिवाइस पर उस वक्त कोई एक्टिव स्क्रीन लॉक था ही नहीं। और इससे भी बड़ा जैकपॉट तब मिला जब उन्होंने वाईफाई और हॉटस्पॉट कॉन्फ़िगरेशंस को एक्सट्रैक्ट किया। आप हैरान होंगे कि डिवाइस के अंदर जो प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड स्टोर होते हैं वो डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में मिल जाते हैं। मतलब कोई इंक्रिप्शन नहीं? एक इंस्टेंस में तो उस मोबाइल हॉटस्पॉट का पासवर्ड बिना किसी हैशिंग या इंक्रिप्शन के डायरेक्ट टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोर था। हाँ, प्लेनली विजिबल। उसके अलावा कनेक्टेड किए गए नेटवर्क्स की लिस्ट में एक SSID था जिसका नाम स्काई था और उसका पासवर्ड भी मेटाडेटा में क्लियर दिख रहा था। एक फोरेंसिक एनालिस्ट के लिए तो ये डेटा गोल्ड माइन है। कनेक्टेड नेटवर्क्स को मैप करने और आगे के वारंट सिक्योर करने में ये बहुत हेल्पफुल होता होगा। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जोड़ें तो ये सारा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, चाहे वो बिट बाय बिट इमेजिंग हो, अनएलोकेटेड स्पेस में कार्विंग करना हो या SQLite डेटाबेसेस से रॉ ईपॉक टाइम और कोऑर्डिनेट्स एक्सट्रैक्ट करना हो, ये सब अल्टीमेटली एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट में कल्मिनेट होता है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का एंड गोल सिर्फ डेटा ढूंढना तो नहीं है, बल्कि उसे स्टेक होल्डर्स, लॉयर्स और ज्यूरी के सामने एक लॉजिकल और वेरीफाइबल फॉर्मेट में पेश करना होता है। और यही वजह है कि ऑटोप्सी का जनरेट रिपोर्ट फीचर इतना वाइडली यूज होता है फील्ड में। इन्वेस्टिगेटर ने जितने भी आर्टिफैक्ट्स को टैग किया है, जो नोटेबल आइटम्स बुकमार्क किए हैं, उन सबको असेंबल करके ऑटोप्सी एक स्ट्रक्चर्ड HTML रिपोर्ट जनरेट कर देता है। HTML फॉर्मेट इसलिए इतना प्रेफर्ड है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। हाँ, मतलब एक नॉन टेक्निकल जूरी मेंबर या जज उस रिपोर्ट को किसी भी वेब ब्राउजर में आसानी से खोलकर देख सकता है बिना किसी स्पेशल सॉफ्टवेयर के। उसमें ओरिजिनल फाइल पाथ्स, मेटाडेटा, एक्सट्रैक्टेड थंबनेल्स और सोर्स डेटा के डायरेक्ट हाइपरलिंक्स होते हैं, जिससे सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहता है। ये रिपोर्टिंग फीचर एसेंशियली कॉम्प्लेक्स डिजिटल एविडेंस को एक अंडरस्टैंडेबल नैरेटिव में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन फोरेंसिक साइंस में सब कुछ इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता ना। इन्वेस्टिगेटर्स को लगातार इवॉल्विंग चैलेंजेस का सामना भी तो करना पड़ता है। बिल्कुल, आज के क्रिमिनल्स उतने ही टेक सेवी हैं जितने इन्वेस्टिगेटर्स। एडवांस्ड VPNs, टॉर नेटवर्क और एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन इन्वेस्टिगेशंस के सामने एक बहुत बड़ी दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। अगर कोई क्रिमिनल फुल डिस्क AES एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल कर रहा है और एन्क्रिप्शन की मेमोरी से वाइप हो चुकी है, तो उसको तोड़ना तो लगभग इम्पॉसिबल होगा। अनएन्क्रिप्टेड कंटेनर्स को ब्रूट फोर्स करने में मैथमेटिकली हजारों साल लग सकते हैं। ये एक रियल रोड ब्लॉक है। उसके अलावा मुझे लगता है वॉल्यूम ऑफ डेटा भी एक मैसिव बॉटलनेक होगा। एक डेकेड पहले एक हार्ड ड्राइव कुछ गीगाबाइट्स की होती थी और आज एक एवरेज फोन में टेराबाइट्स का डेटा होता है और एंटरप्राइज सर्वर्स तो पेटाबाइट्स में ऑपरेट करते हैं। इस टेराबाइट स्केल पर इंजेस्ट मॉड्यूल्स चलाना और फिर उस रॉ डेटा में से एक रेलेवेंट चैट थ्रेड या एक स्पेसिफिक इलिसिट इमेज ढूंढना तो लिटरल घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा हुआ ना। प्रोसेसिंग में हफ्तों लग जाते हैं कभी-कभी। और इसी वॉल्यूम और कॉम्प्लेक्सिटी की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए मटेरियल में डिजिटल फोरेंसिक्स के फ्यूचर पर थोड़ी रोशनी डाली गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के थ्रू। राइट, हाँ। फ्यूचर एल्गोरिथम सिर्फ कीवर्ड हिट्स पर डिपेंड नहीं करेंगे। मशीन लर्निंग मॉडल्स फोरेंसिक प्लेटफॉर्म्स में नेटिवली इंटीग्रेट हो रहे हैं ताकि वो डेटा को कॉन्टेक्चुअली समझ सकें। जैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या NLP चैट लॉग्स को एनालाइज करके डिसेप्टिव पैटर्न्स पकड़ ले बिना इन्वेस्टिगेटर को हजारों मैसेजेस पढ़े। एग्जैक्टली। और कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम्स इलिसिट कंटेंट या स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को इमेजेस में ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेंगे। AI ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन को रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन ये उस हेवी लिफ्टिंग को ऑटोमेट जरूर कर देगा जो ह्यूमन एनालिस्ट के घंटों कंज्यूम कर लेती है। तो आज के इस विश्लेषण को समेटते हुए हमने देखा कि डिजिटल फोरेंसिक्स आखिर कितनी मल्टीलेयर्ड और टेक्निकली रिगरस फील्ड है। हमने स्टार्ट किया था एक गोल्डन रूल से कि एविडेंस की चेन ऑफ कस्टडी कैसे मेंटेन करनी है आइसोलेशन और हैशिंग के थ्रू। फिर हमने ऑटोप्सी के अंडर द हुड मैकेनिक्स को समझा, कैसे एक्सटेंशन मिसमैच डिटेक्टर्स फाइल हेडर्स को क्रॉस रेफरेंस करते हैं और फोटोरेक कवर डायरेक्टली रॉ डिस्क स्पेस से फ्रैगमेंट्स जोड़ता है। उसके बाद हमने मोबाइल फोरेंसिक्स में डाइव किया, जहां हमें SQLite डेटाबेसेस और ईपॉक टाइम कन्वर्जन की कॉम्प्लेक्सिटी समझ आई। और हमने ये भी देखा कि कैसे छोटी-छोटी कॉन्फ़िगरेशन फाइल से कोऑर्डिनेट्स और नेटवर्क पासवर्ड्स निकल आते हैं। सही में ये सब किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, पर ये हमारी रियलिटी है। ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है,
और इस पॉइंट पर हमें थोड़ा ठहर के सोचना चाहिए। आज हमने जिस लेवल का डेटा एक्सट्रैक्शन देखा, जहां अनएलोकेटेड स्पेस से ऐसी फाइल्स रिकंस्ट्रक्ट हो रही हैं जो सालों पहले डिलीट की गई थी, जहां रॉ डेटाबेसेस से किसी यूजर की मूवमेंट की एग्जैक्ट टाइमलाइन, उसके पैटर्न लॉग्स और वाईफाई पासवर्ड्स को एग्जैक्ट प्रिसिजन के साथ पुल किया जा रहा है, तो क्या डिजिटल दुनिया में किसी चीज को सच में डिलीट करना मुमकिन है? ये तो सच में सोचने वाली बात है। अगर सिस्टम्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो हमारी हर एक डिजिटल इंटरेक्शन को इंटेंशनली या अनइंटेंशनली लॉन्ग टर्म मेमोरी में परमानेंटली एच कर लेते हैं, तो इस मॉडर्न हाइपर कनेक्टेड एरा में पर्सनल प्राइवेसी का आखिर क्या वजूद रह गया है? ये एक ऐसा डीप और अनसेटलिंग सवाल है जिस पर हर टेक्नोलॉजी यूजर को विचार करने की जरूरत है, क्योंकि आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स हमेशा आपकी परछाई से भी ज्यादा आपके साथ जुड़े रहते हैं।